अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से एक खुसूसी शो के तहत जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज से मैं प्रोग्रामों का एक खुसूसी सिलसिला शुरू कर रहा हूं क्योंकि हम 2026 के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। 2026 शुरू होने वाला है, चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। और इन प्रोग्रामों में मैं 2025 का अहाता करूंगा मुख्तलिफ हवालों से। और उनमें ज़्यादातर ज़ाहिर है कि जो दुनिया में हो रहा है उसका उसका जायज़ा लेंगे, पाकिस्तान, साउथ एशिया वगैरह, ये तमाम चीज़ों का, तमाम मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे। लेकिन आज का जो पहला प्रोग्राम है, इसमें मैं बात करूंगा इंटरनेशनल रिलेशंस पर। और ये जो एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, इसमें मेरे साथ देंगे ज़्यादा प्रोग्रामों में मेरे एक बहुत मोहतरम एनालिस्ट हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल बैंकर हैं। आप उनकी जो तहकीर, जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, वो अमरीकी और पाकिस्तानी मतबूआत में देख सकते हैं। उनका हालिया मजमून फ्राइडे टाइम्स में छपा, बहुत अच्छा मजमून था, जो कि अमेरिका के साउथ एशिया में पीस के किरदार के हवाले से है। अगर आपने नहीं देखा था तो आज जाकर फ्राइडे टाइम्स में पढ़ सकते हैं। साद हफीज साहब मेरे साथ आज इस शो में शामिल हैं। साद साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जहांगीर साहब। सर, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम 2026 में दाखिल होने वाले हैं। और 2025 को जब हम पीछे देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे बेसिकली कोई चेंज नजर नहीं आ रही, बल्कि जब से अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है तो दुनिया के जो हालात हैं काफी और कशीदा हो गए हैं। और ट्रम्प साहब जो इलेक्शन में, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, नो वॉर प्रेसिडेंट होके आए थे। और उन्होंने काफी एग्रेसिव पोस्चर कंपेयर टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया है दुनिया के अंदर। इकोनॉमिकली ऑब्वियसली टैरिफ्स का हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनका एग्रेसिव पोस्चर ये भी है कि भाई हम यूक्रेन की जंग खत्म करेंगे। उसमें उन्होंने काफी कोशिश की पुतिन साहब के साथ, अभी तक तो नाकाम रहे हैं। क्योंकि उनका जो एडवर्सरी इन दिस केस मिस्टर पुतिन इज वेरी हार्ड निगोशिएटर, तो वो अपनी जगह है बात। फिर जो सबसे बड़ी जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है वो इसराइल और पैलेस्टीनियंस का है, स्पेसिफिकली इसराइल और हमास का। वो भी अभी तो सीज फायर हुई भी है, लेकिन एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ। बॉम्बिंग्स होती रहती हैं, और लेबनान भी उसमें इन्वॉल्व है जहाँ इसराइल हमले करता रहता है। तो आई थिंक बड़ी जो साल जो खत्म हो रहा है, इसमें बहुत ही टर्मोइल रहा है दुनिया के अंदर। और जो रीजनल जंगे हैं, वी कैन लिस्ट ऑल ऑफ देम। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का था, फिर उस थाईलैंड कंबोडिया का है, फिर सूडान में जो सिविल वॉर चल रही है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। और फिर ऑब्वियसली अमेरिका का जो इस वक्त कैरिबियन के अंदर काफी एग्रेसिव पोस्चर है वेनेजुएला में, और रिजीम चेंज वहां भी वो चाहते हैं। फिर ऑब्वियसली एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ी इंटेंसिटी से हुआ इस साल। नेक्स्ट ईयर देखते हैं और उसका वहाँ क्या होता है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। बेशक, बेशक आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान की तफसील के। दुनिया में मैं आज ये जब शो की तैयारी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि कम से कम 7 ऐसी जंगें हैं, या तो वो सिविल वॉर थे, या मुल्कों के दरमियान हैं, या एक्टिव है, या लो इंटेंसिटी है, जिनमें कि आपने बिल्कुल सबका जिक्र किया। यूक्रेन की जंग तो फुल फ्लैज वॉर है। गजा में इस वक्त सीज फायर है, लेकिन जो सीज फायर है वो बड़ी शेकी है, किसी भी वक्त टूट सकती है। साथ ही जो सूडान में एक खाना जंगी शुरू है, काफी ज्यादा ब्लडी खाना जंगी है। म्यांमार में खाना जंगी शुरू है। डीआरसी में भी खाना जंगी है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग है। सदर ट्रंप ने उनके दरमियान सीज फायर कराई थी, लेकिन फिर दोबारा मामलात बिगड़ गए। और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात बिल्कुल एक जंगी कैफियत में हैं, और वो अभी तक वो ड्रैग ऑन है। लेकिन इब्तिदा आपने आखिर में कैरेबियन का जिक्र किया, तो चलें कैरेबियन से शुरू करते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इतना यानी हम साल के आखिर में हैं, क्या 2026 में अमेरिका कैरेबियन में वेनेजुएला पर कोई फौजी कार्रवाई करेगा और वहां पर हुकूमत तब्दील कर पाएगा? मेरे ख्याल में तब्दील तो कर पाएगा, क्योंकि इतनी अनइवन बैलेंस ऑफ पावर है कि अमेरिका कुछ भी वहां कर सकता है। लेकिन अमेरिका एक चीज का ख्याल रखेगा, क्योंकि अब ट्रम्प साहब की जो नजर होगी वो बाय जो मिड टर्म इलेक्शंस की होगी, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड मुश्किल लगता है। इकोनॉमिक प्रेशर चलता रहेगा, मिलिट्री प्रेशर भी चलता रहेगा, लेकिन मोस्टली नेवल और एयरफोर्स का। लेकिन उनकी फुल साइट्स है कि मदुरो साहब को रिमूव किया जाए पावर से। एलिगेशंस हैं कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं वो और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। आई डोंट नो, बिकॉज ये बड़ी पुरानी
एलिगेशन है कैरिबियन में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, मनरो डॉक्ट्राइन के तो आपने पढ़ा होगा जरूर, जी हाँ। डिस्कस्ड इट। तो दिस इज अमेरिकाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहाँ तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इंटरनल फोर्सेस जो हैं वेनेजुएला के अंदर, जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, उनको एम्पावर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इंटरनल रिवोल्ट पहले किया जाए, उसके बाद अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड बड़ा मुश्किल नजर आता है मुझे। वोट नहीं जाएंगे, ठीक समझ गया। क्योंकि वो वाकई यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी है, और अगला साल जो है वो साथ साथ अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस का भी है, तो कोई भी अमेरिकी सदर बहुत मोहतात रहेगा इस सिलसिले में, तो आई एग्री विद यू। साथ ही अभी आपने जिक्र किया यूक्रेन की जंग का। यूक्रेन की जंग भी इट्स ड्रैग अभी चल रही है। उसमें स्टेलमेट तो हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि रूस अभी भी यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन के तकरीबन 20% जोग्राफिए पर रूस का कब्जा है। और सदर ट्रंप ने जिस तरह वादा किया था कि वो यहाँ पर जंग खत्म कराएंगे, अब तक तो वो नाकाम रहे हैं। जो उनका हालिया पीस प्लान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये लैंड फॉर पीस, अगर आप उसे बिल्कुल ब्रॉडली करें तो लैंड फॉर पीस है कि यूक्रेन से मुतालबा किया जा रहा है कि जो जमीन रूस के जेर कब्जा है वो रूस की हो गई, और हम आपको कुछ गारंटीज दे देंगे एंड वी कैन मूव ऑन। लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि सदर ट्रंप इस वक्त, गर्चे उन्होंने पोजीशन तो अपनी थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन क्या आपको 2026 में यूक्रेन की जंग खत्म होती नजर आ रही है? मेरा ये ख्याल है कि काफी चीजों के ऊपर उसकी दारोमदार है, क्योंकि आई थिंक यूरोपियन पावर्स का, यूरोपियन नेशंस का, वो कितनी उनकी सपोर्ट कंटिन्यू होती है यूक्रेन के लिए। और उनको भी कंसर्न्स हैं कि भाई रशिया इज ट्राइंग टू रिकैप्चर इट्स पास्ट ग्लोरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। काफी रिट्रीट किया था रशिया ने, और अब पुतिन जैसे प्रेसिडेंट हैं जो कि काफी साल पावर में हैं, और उनकी एक पोस्चर बड़ा डिफरेंट है, तो मे बी ही इज ट्राइंग टू रिकवर। तो उनको ये कंसर्न होगी कि भाई यूक्रेन को अगर वो बेसिकली अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वापस ले आते हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। तो ये कंसर्न रहेगी। इट डिपेंड्स करता है कि आउटसाइड सपोर्ट यूक्रेन के लिए कब तक कायम रहेगी। और बाय द वे, काफी यूक्रेन की जो आउटसाइड सपोर्ट अमेरिका की तरफ से थी, वो काफी डिमिनिश हुई है बिल्कुल कम अंडर हुई द है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये, क्योंकि बिल्कुल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मच मोर एग्रेसिव था इन दिस पोस्चर। और तो ये मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है कि मदद कितनी आती है। can Ukraine sustain this conflict? एब्सोल्युटली, बिकॉज ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। साथ साथ के जंग के दौरान जब जो बाइडेन का दौर था, जब वो सदर थे, तो उस दौर में अमेरिका ने यूक्रेन को कोई 170 अरब डॉलर का असला और इमदाद दी थी, जबकि पूरे यूरोप ने मिलकर तकरीबन इतनी ही इमदाद दी थी। और जब से सर ट्रंप आए हैं तो यूक्रेन के लिए इमदाद में कमी आई है। तो आई एग्री विद यू कि अगर 2026 में यूक्रेन को यूरोपियन असलहा मिलता रहा और अमेरिकी असलहा बंद हो गया, तो यूक्रेन के लिए फिर भी ये जंग सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप थोड़ा जिक्र करते हैं गजा का, क्योंकि फलस्तीन का मसला है, आपने इसका जिक्र शुरू में भी किया, लेकिन इस पर थोड़ा सा जरा फोकस करना चाहूंगा मैं, कि आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बातें हो रही हैं, और लगता है कि 2026 में वहाँ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स चली भी जाएगी, क्या आपको नजर आ रहा है कि 2026 में यहाँ पर कोई अमन, दायमी अमन की तरफ मामला बढ़ेंगे? कुछ आपको ऐसी उम्मीद नजर आ रही है? मुझे परमानेंट पीस जी जहांगीर साहब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो क्रूशल क्वेश्चन है वो तो है इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, और उसका जी। जो सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन इज कि भाई टू स्टेट हो वहां उस रीजन के अंदर। और उस इसराइल उसमें रजामंद नहीं होगा, क्योंकि वहां इंटरनल प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड, स्पेशली हमास के अटैक के बाद इसराइल के ऊपर बाईपार्टिसन सपोर्ट है कि भाई ये स्टेट नहीं बननी चाहिए, हमारे लिए थ्रेट है लॉन्ग टर्म, एंड सो ऑन। तो ये जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, तो ऑल अदर नेशंस विल आल्सो, मुस्लिम नेशंस जो हैं वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और एटलीस्ट दे विल नॉट ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विद एनी रिलेशनशिप विद इसराइल अंटिल दैट इशू इज रिजॉल्व। दूसरी चीज ये है कि भाई इसराइल ने उस एरिया को इतना महदूद कर दिया, उनकी डिफेंस लाइन इतनी आगे है कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई वहां उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अगर हमास को डिसआर्म करना है, दैट इज नो ऑब्जेक्टिव रियली, क्योंकि उसके लिए तो ये इजरायलीज बड़ी कोशिश करते रहे, तो विल दे कम इन हार्म्स वे। और फिर बात ये है कि भाई इसराइल की रिएक्शन क्या होगी वहां। भाई दे हैव टू रियली चूज विच नेशंस कैन गेट इन्वॉल्व।
अब और ये बहुत बड़ा जी सवाल हाँ, है। तो दे टर्की वाज द मोस्ट लाइकली चॉइस, क्लोजेस्ट एंड या मोस्ट लाइकली, मिलिटरीली वेरी स्ट्रांग, लेकिन दे डोंट ट्रस्ट एर्दोगान, द यस, इजरायलीज। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम फोर्सेस, जिस इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो नुक्ता, बुनियादी नुक्ता बयान फरमाया कि जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं जाएगी, कोई भी जो यानी हल होगा तो वो दायमी नहीं हो सकता। तो गोया 2026 में भी हमें यहाँ पर इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, और एक बड़ी चीज और इंपॉर्टेंट है, क्विकली मैं कहता हूं आपसे, कि जी जब जी। तक नेतन्याहू साहब पावर में रहेंगे, जब तक राइट। कि वो राइट विंग फोर्सेस इतनी इसराइल के अंदर एसेंडेंसी में रहेंगी, तो बड़ा मुश्किल है वहां पीस। हाँ, एग्री। और अब थोड़ा सा क्विकली सूडान की हाँ तरफ चलते हैं। सूडान का आपने जिक्र किया, वहां पर खाना जंगी है, खाना जंगी रिसोर्सेज पर है। एक मिलिशिया है, एक गवर्नमेंट की फौज है। दोनों जी की पुष्पनाही मुसलमान ममालिक कर रहे हैं। यानी एक तरफ यानी सऊदी अरब भी उनके साथ उस जंग में शामिल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, कतर भी है, टर्की भी है। आई मीन काफी सारे ममालिक वहां पर उन्होंने उसके अंदर अपनी पैसा यानी ईंधन झोंक रहे हैं ताकि वहां पर जंग जारी रहे। क्या आइंदा साल आपको ये जंग खत्म होती नजर आ रही है, या सूडान एक मरतबा फिर टूटने के करीब है? क्योंकि इससे पहले भी साउथ सूडान इसी सूडान से निकला था। तो जी आपको हाँ, कुछ नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, लो इंटेंसिटी फिर हाई इंटेंसिटी एंड सो ऑन, क्योंकि वहाँ स्टेट वीकनेस है ना जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिफरेंट होती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि भाई ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और फिर स्टेट बड़ी वीक है, तो इस वजह से ये जो आउटसाइड पावर्स हैं अपना इन्फ्लुएंस वहाँ यूज करती हैं, और फॉर देयर ओन पर्पसेस। तो अब वो सऊदी अरब है, यूएई है, जैसे आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो अबाउट एथनिसिटी, इट्स अबाउट रिलीजन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं जहांगीर साहब, इतने जल्दी रिजॉल्व नहीं होते हैं। आई नहीं डोंट होते। थिंक जब तक कि लोग वहां बैठ के बात नहीं करेंगे एंड दे हैव अ क्रेडिबल लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप, जब तक कि वहां प्रोग्रेस नहीं हो सकती। बेशक। और एक और जो मैं, चूंकि हमारे पास टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, मैं क्विकली इंडिया पाकिस्तान पर आना चाहता हूँ। और जो आपने मजमून लिखा फ्राइडे टाइम्स में, बहुत दिलचस्प मजमून था, जिसमें कि आपने जिक्र किया कि अमेरिका का कितना सेंट्रल रोल बन गया है साउथ एशिया में पीस को मेंटेन करने में। अब आप जो आपने लिखा उसके तनाजुर में, आपको 2026 में पाक भारत जंग, यानी कि जो भारत प्रॉमिस कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 आएगा, क्योंकि हमने तो जंग में पॉज लाया हुआ है, आपको नजर आ रही है दोबारा जंग? मेरा ये ख्याल है कि उसकी चांसेस कम है जहांगीर साहब, क्योंकि सिंदूर वन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हिंदुस्तान के लिए। दे हैव टू लर्न फ्रॉम देयर लेसन फ्रॉम दैट। लेकिन मैं फिर ये चीज कहूंगा कि उनकी अक्रॉस द बोर्ड, ऑल अक्रॉस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, और जो उनकी इलेक्शन जब होते हैं, तो ये पाकिस्तान इज अ बिग क्वेश्चन। अगर वहां से कोई हमला होता है, पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं इंडिया के अंदर, तो देन ऑल बेट्स आर ऑफ। अगर ऐसी चीज होती है एंड इट्स लिंक्ड टू पाकिस्तान, देन आई थिंक देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इन जनरल अभी मैं नहीं देख रहा कि कोई सिंदूर टू होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो। क्योंकि द पाकिस्तानी हार्ड स्टेट has benefited from this. The hybrid दैट्स regime वेरी ट्रू। has survived and strengthened itself because of this conflict. तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का भाई रिस्पांस जो होगा वो काफी सख्त होगा। तो आई थिंक दैट्स रीजन कि अभी बैलेंस ऑफ पावर है। अब लेकिन फिर वही बात है, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स अटैक करते हैं, तो फिर फिर ऑल मामला बेट्स ऑल जी। बेट्स आर ऑफ। और यही अभी जो ताकत के इस्तेमाल की बात हो रही है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र भी कर लें सिर्फ चंद सेकंड्स में, ताकि इसको हम रैप अप कर लें कि आपको 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? अगर पाकिस्तान परसिस्ट करता रहा अपनी ये जो पॉलिसीज हैं वहां, आई अंडरस्टैंड कि भाई टेररिज्म जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा ह्यूज इशू है, फौज के लिए बड़ा इशू है, क्योंकि भाई कैजुअलिटीज होती रहती हैं, वो इंटरनली भी आंसर करना पड़ता है लोगों को। सो मेरा ये ख्याल है कि इट विल बी अ मेजर हॉटस्पॉट। लेकिन अगर पाकिस्तान ने वहां रिजीम चेंज की कोशिश की, और जो कि हो रही है, लो इंटेंसिटी तो वॉरफेयर तो चल ही रही है, लेकिन वहां पॉलिटिकल, मैंने कुछ ऑपोजिशन फोर्सेस को देखा कि अब वो पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर दी है, जो कि पहले जी नहीं हाँ। करते थे। जी हाँ। तो रेजिस्टेंट फ्रंट है, ये है, वो है। तो नेशनल मेरा रेजिस्टेंस ये फ्रंट, ख्याल जी है हाँ। कि आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर हॉटस्पॉट, ये चीज चलती रहेगी। और ये यकीनन इस खत्ते के लिए अच्छी खबर नहीं है, जी क्योंकि जी पाकिस्तान की दोनों बॉर्डर्स जो है वो मुमकिन तौर पर अगर हॉट ना रहे, टेंस तो रहेंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों ममालिक की अफवाज जो हैं उनका ज्यादा फोकस जंगों पर ही रहेगा, चाहे वो लड़े भी ना। और विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर दिस रीजन।
लेकिन साथ साहब हमने बहुत वो क्या कहते हैं, जल्दी में काफी दुनिया का अहाता कर लिया। और थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू से लास्ट फ्यू वर्ड्स एंड देन विल रैप इट अप। जी हाँ, बस मैं यही कहूंगा कि ऑब्वियसली न्यू ईयर है, वी शुड बी सेलिब्रेटेड एंड सो ऑन। लेकिन लगता ऐसे है कि नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड। वाट बिल्कुल आपने बहुत अच्छा समाप्त किया कि वाकई अगला साल दुनिया के लिए मुश्किल तरीन साल हो सकता है। यानी ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अगला साल इससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, ये हमारी इस सीरीज का हिस्सा है। ये बातचीत, ये मुकालमा जारी रहेगा, और इसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसको हम मुख्तलिफ जावियों से उसका जायजा लेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। साथ साहब, अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया और जावेद साहब। नाजरीन, जाने से पहले आपसे एक बार दोबारा दरखास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।